नमस्कार, मैं राकेश आपके साथ एक नए विषय के साथ जिसका शीर्षक है वर्षा ऋतु में आहार विहार, यानी कैसा हो वर्षा ऋतु में हमारा खान पान और रहन सहन। हमारा भारत देश एक विशाल देश है जहां एक ही समय में अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, लेकिन बरसात का मौसम एक ऐसा मौसम है जो सभी जगह एक ही समय में पाया जाता है। ये अलग बात है कि दक्षिण भारत में ये मौसम थोड़ा लंबा होता है। तो हमारे आयुर्वेद ने साल को 6 ऋतुओं में और 2 काल में बांटा हुआ है। 6 ऋतुएं अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक हमारी वर्षा ऋतु होती है। उसके बाद सर्द ऋतु, हेमंत ऋतु, शीशिर ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो आयुर्वेद कहता है कि हमें हर ऋतु में ऋतु के बदलने के साथ अपना खान पान भी चेंज करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। अब 2 काल जो 6 महीने के बनाए हैं, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल जिसको हम उत्तरायण पक्ष भी बोलते हैं, ये 15 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक होता है, और विसर्ग काल यानी दक्षिणायन काल जो 15 जुलाई से नेक्स्ट 15 जनवरी तक होता है। अब उत्तरायण काल में हमारे भारत में सूरज की गर्मी बढ़ने लगती है और आदान काल के आखिर तक मई जून के आते आते सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि धरती पे रहने वाले जो प्राणी हैं उनके बल को हर लेती है और हमारा शरीर जो है दुर्बल हो जाता है और हमारे शरीर की जठर अग्नि या अग्नि जो है वो मंदम हो जाती है। अब विसर्ग काल जो है एक ऐसा काल है जिसके अंत तक हम दोबारा अपने शरीर का बल प्राप्त कर सकते हैं। अब वर्षा ऋतु जो है वो विसर्ग काल की पहली ऋतु है। अगर इस ऋतु में हम अपना खान पान सही करेंगे तो विसर्ग काल के आखिर तक हम दोबारा अपना बल प्राप्त कर सकेंगे। अब आज का हमारा विषय यही है कि वर्षा ऋतु में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो वर्षा ऋतु में हमने अभी बात की कि हमारे शरीर का बल जो है वो दुर्बल हो जाता है, जठर अग्नि मंदम हो जाती है, तो हमें ऐसे खाने खाने हैं जो आसानी से पच जाएं। सॉफ्ट फूड, जैसे हमारे बुजुर्ग जो है वर्षा ऋतु में खमीर युक्त खाने बनाते थे, बबरू, भटूरा, क्यूर, इडली, ढोकला, ये ऐसे फूड बनाते थे क्योंकि ये खाने जो थे आसानी से पच जाते थे और हमें हमारे पेट की जठर अग्नि को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता था। अब स्प्राउट जो है, जो अंकुरित दालें हैं, जैसे मूंग की दाल है, उसको अंकुरित करके नींबू, नमक, प्याज और टमाटर डाल के भी आप इसको खा सकते हैं। ये भी सॉफ्ट है और आसानी से पच जाता है। आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में हमारे शरीर का वात दोष जो है वो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होता है, बिगड़ जाता है, यानी शरीर की बाजू जो है वो बिगड़ जाती है या बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद में भागवत ऋषि जी ने वात को बैलेंस करने के लिए तेल और घी जो है सबसे श्रेष्ठ औषधि मानी है। तो हमें वर्षा ऋतु में तेल और घी का इस्तेमाल अपने खाने में जरूर करना चाहिए। कौन सा तेल? चिकनाई युक्त तेल। मैंने पहले भी बोला था चिकनाई युक्त तेल होना चाहिए, जैसे सरसों का तेल, नारियल तेल, तिल का तेल भी आप इससे गर्म होता है थोड़ा, लेकिन तिल का तेल भी बरसात के दिनों में दिन के एक खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बात को काफी हद तक कंट्रोल करता है। अब घी, शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध देसी घी जो है उसका ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो हृदय रोग से पीड़ित हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनको घी का सेवन कम मात्रा में या एहतियात से करना चाहिए। अब हम बात करें जो हमारा वाटर बैलेंस है, वात दोष के साथ साथ जो कफ दोष है, जहाँ शरीर का जो वाटर है उसका भी बरसात के दिनों में इम्बैलेंस हो जाता है। तो वाटर बैलेंस करने के लिए, जहाँ वात को दोनों को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद ने अदरक को, जिंजर यानी अदरक जिंजर, इसको सबसे श्रेष्ठ औषधि माना है। तो अदरक का सेवन हमें बरसात में अपने खाने में जरूर करना चाहिए। और वो मसाले जो गर्म ऋतु में हमने खाना छोड़ दिए थे, उन मसालों का भी थोड़ा थोड़ा हमें अपने खान पान में या खाना बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर मैं फलों की बात करें तो हमें जो मौसमी फल और मौसमी सब्जियां हैं वो सारे खाने चाहिए, लेकिन बरसात ऋतु में आम और जामुन जो फल हैं ये सबसे श्रेष्ठ फल
माने गए हैं। अब आम एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर के बल को बढ़ाता है, हमारे शुक्र धातु को बढ़ाता है। आम में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। अब आयुर्वेद कहता है आम को कैसे खाएं, तो कहते हैं कि अगर आप एक टाइम का सुबह या दोपहर का खाना छोड़कर पेट भरकर आम खाएं और ऊपर से मीठा मीठा गाढ़ा दूध जो है वो पिए। हमारे बुजुर्ग हमें पानी डाल के दूध भी पिलाते थे, पानी डाल के भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने शरीर का बल बढ़ाना है तो मीठा गाढ़ा दूध जो है वो आम के साथ आप ले सकते हैं। अब बात करूं वो लोग जो पित्त वाले हैं, गर्मी वाले हैं, पित्त वृत्ति के हैं, उनको अदरक और आम का सेवन थोड़ा एहतियात से या कम करना चाहिए। जहाँ वो लोग जो लीवर की प्रॉब्लम से परेशान हैं, जिनका लीवर खराब है, उनको अदरक और आम का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जामुन की बात करूं तो जामुन एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो जामुन में गैलिक एसिड नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जामुन में क्लोरोफिल नाम का केमिकल भी एक पाया जाता है जो हमें फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिजीजों से हमारी रक्षा करता है। जामुन की गुठली में ग्लूकोसाइड पाया जाता है जो इंसुलिन की तरह काम करता है। वो लोग जिनकी खाना खाने के बाद शुगर बढ़ जाती है, अगर वो जामुन की गुठली का आधा ग्राम पाउडर जो है वो जल के साथ आधा घंटा पहले सेवन कर लेते हैं तो उनकी जो शुगर है वो बैलेंस में रहती है। एक और मैं आपको जोग इसका बताता हूँ। जामुन की गुठली और सौंठ का पाउडर यानी सूखा हुआ अदरक बराबर मात्रा में और 2 हिस्से गुड़ मार बूटी लेके इन सबको पाउडर करके इसको एलोवेरा की जेल में डाल के बेर जितनी गोलियां बनाकर अगर एक गोली आप खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले ले लेते हैं तो ये आपकी शुगर को बैलेंस करता है। ये ग्लूकोसाइड जो इसके गुठली में है वो जो हायर शुगर होती है हमारे खाने में उसको ग्लूकोज में ब्रेक करता है और शरीर को एनर्जी देता है और हमारी शुगर को बैलेंस करता है। लेकिन वो लोग जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, जो कफ वृत्ति के हैं या छाती में प्रॉब्लम रहती है, उनको भी जामुन का इस्तेमाल थोड़ा कम मात्रा में या एहतियात के साथ करना चाहिए। ये जामुन जो है हमारे कफ को बढ़ाता है, पित्त को बैलेंस करता है लेकिन कफ को बढ़ाता है। जामुन को हमेशा नमक लगाकर ही खाना चाहिए, इससे स्वाद भी बन जाता है और ये पौष्टिक भी हो जाता है। अब बात करूं मैं मक्का की, तो बरसात के मिडल में मक्का भी जो है ये एक बड़ा श्रेष्ठ खाना माना गया है। दूध की तरह ये भी कंप्लीट फूड है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, विटामिन, फाइबर, हर तरह के जो न्यूट्रिएंट है इसमें पाए जाते हैं। मक्का के भुट्टे जो है उनको आग पर सेकर उसको नींबू और नमक लगाकर चबा चबा कर खाना चाहिए। और अगर लस्सी जो है जिससे मक्खन निकाला होता है वो लस्सी भी आप इन भुट्टों के साथ ले सकते हैं, जिससे ये ज्यादा पाचन हो जाती है और शरीर की अग्नि को बढ़ाती है। अब कुछ लोग जो है हरड़ का सेवन बरसात के दिनों में करते हैं। हरड़ एक रसायन है। रसायन आयुर्वेद में वो औषधि हैं जो बल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो बरसात के दिनों में हरड़ एक बहुत ही बेहतर रसायन है। हरड़ का सेवन जो है सेंधा नमक, सम मात्रा में सेंधा नमक मिलाकर पानी के साथ करना चाहिए। तो कुछ लोग पूरा साल हरड़ का रसायन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आयुर्वेद कहता है वर्षा ऋतु में हमें नमक के साथ, सर्द ऋतु में शक्कर के साथ, हेमंत में सौंठ, शीशर में पिपली, बसंत में मधु और गर्मी ऋतु में गुड़ के साथ हरड़ का सेवन करना चाहिए। ये हरड़ हमें कई बीमारियों से बचाती है। अब बात करें बरसात के दिनों में पानी जो है पीने वाला वो दूषित हो जाता है। तो पानी को बरसात के दिनों में वैसे तो उबाल कर ही पीना चाहिए। कितना उबालें, जितना पानी आपने लिया है आधा उसमें से उड़ा दें और आधा जो बचे उसका सेवन करें, क्योंकि बॉयल करने से पानी जो है हल्का हो जाता है और आसानी से पच जाता है। एक और तरीका आपको बताएं, तुलसी जो है, तुलसी के 10-12 पत्ते लेके आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पीने वाले पानी के जो बर्तन है उसमें डाल दें। एक बार डाले हुए पत्ते जो है 2-3 दिन तक चल जाते हैं। तो आयुर्वेद ने या हमारे ग्रंथों ने तुलसी को विष्णु बल्बा, कृष्ण बल्बा, वृंदा, वैष्णवी जैसे महान नामों से पुकारा है। आयुर्वेद कहता है कि धरती पर इंसान के लिए तुलसी से बढ़कर सस्ती और बढ़कर औषधि और कोई भी नहीं है।
अब मैं बात करूंगा कि बरसात के दिनों में हमें कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो क्या आयुर्वेद में कहते हैं कि दूध, दही, मांस, मछली और जल वाले जो फ्रूट हैं, जहाँ जल का ज्यादा सेवन ये बरसात के दिनों में नहीं करना चाहिए। अब दूध दही की बात करूं तो हमारी एक लोकतंत्री है, वो कहते हैं कि सावन और भादों का दूध दही भूतों को और पो का दूध दही पूतों को, यानी भाद्रों और सावन के महीने में दूध दही का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जहाँ दही तो हमें बिल्कुल बरसात के मौसम में नहीं खाना चाहिए। रात्रि में दही का जो सेवन है वो तो बिल्कुल वर्जित है, लेकिन वो लोग जो दही नहीं छोड़ सकते वो सुबह अगर खाना चाहें तो मीठा और ताजा दही ही होना चाहिए, अदरवाइज ये खट्टा दही हमें नहीं खाना चाहिए। अब वो लोग जो बरसात में जिनको पेट में इन्फेक्शन हो जाती है और कई तरह की एंटीबायोटिक खाना पड़ती है, अगर वो इन सावन और भाद्रों महीने में दूध का सेवन कम कर दे या छोड़ दें तो वो इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब मांस और मछली की बात करूं तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जिस महीने में र या आर ना हो उस महीने में मांस और मछली का आहार ना हो। तो कौन से महीने हैं जिसमें आर नहीं आता? 4 महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो मैंने पहले ही आपसे बात की है कि इन महीनों में हमारे शरीर का बल जो है वो दुर्बल हो जाता है, जठर अग्नि मंदम हो जाती है, तो हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो जो हायर प्रोटीन हैं उनको डाइजेस्ट कर सके। इस कारण मीट मछली का सेवन इन महीनों में वर्जित है। और जो हायर प्रोटीन है जैसे हमारे सोयाबीन है, राजमा है, चना है, इनका सेवन भी हमें थोड़ा बरसात में कम करना चाहिए। अब बात करूं जो जल वाले फ्रूट हैं, जैसे हमारा तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, इसका सेवन भी हमें बरसात के दिनों में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये वाटर इम्बैलेंस कर देता है, बॉडी में वाटर इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे हमने देखा है बरसात के दिनों में डायरिया जो है वो एक आम प्रॉब्लम है। डायरिया जहाँ चेस्ट की इन्फेक्शन, जिसमें डायरिया में लूज मोशन, जहाँ हमें वॉमिटिंग वगैरह आती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें वाटर वाले फ्रूट कम खाने चाहिए और वाटर को साफ करके ही पीना चाहिए। और वाटर जो है, पानी जो है वो बरसात ऋतु में कम पीना चाहिए। अब सभी दुनिया कहती है कि बरसात ऋतु में पानी ज्यादा पीना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। एक बार मैं एक आयुर्वेद की क्लास ले रहा था, तो एक शख्स ने मुझे पूछा कि मैं चंडीगढ़ में अपना इलाज करा रहा हूं, मेरे को छाती की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि आपने पानी कम पीना है। तो सारी दुनिया तो बोलती है पानी ज्यादा पीना है, तो पानी कम क्यों पीना है? तो मैंने उसको बोला, मैं वात पित्त कफ पे लेक्चर दे रहा था, मैं आपकी कफ वृत्ति है, तो कफ वाले को हमने अभी बताया कि वाटर का इम्बैलेंस होता है, तो अगर आप वाटर ज्यादा पिएंगे तो नेचुरली आपके शरीर में और ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। वो कहने लगा, सर 2 सालों से मैं कंफ्यूज था, आज मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो ऐसे ही बने रहें मेरे साथ अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।